तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 के एसएसटी के चैप्टर मनी एंड क्रेडिट को। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या है। तो आप कोई भी गुड्स को बाय करते हो, कोई भी सामान को बाय करते हो, उसको बाय करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मनी की। अगर आपको चीनी भी खरीदनी है, नमक खरीदना है, आप पैसे जा करके दोगे 10 रुपये 20 रुपये, तब आपको जा करके चीनी मिलेगी। बट आज के कुछ सालों पहले चले हम, हज़ारों सालों पहले, तो उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम पे हम लोग यूज़ क्या करते थे? बार्टर सिस्टम का। बार्टर सिस्टम के अंदर आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड का जो प्रोसेस है वो यूज़ हुआ करता था। यानी कि अगर किसी बंदे को कोई चीज़ खरीदनी है, जैसे मान लो कोई आटे वाला है, उसको मान लो जूता खरीदना है, और जो जूते वाला है उसको आटा खरीदना है खाने के लिए, तो दोनों बंदे आपस में एक दूसरे को सामान दे करके जो है अपना गुजारा चला लेते थे। कोई पैसे का वो नहीं था, कोई यहाँ पे मनी का यहाँ पे कोई बीच में इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आप इतना पैसे दो इतना पैसे दो, नहीं। अगर जिसको जो चीज़ खरीदनी है उसके पास जाएगा, उसको इतना सामान देगा और उससे उतना सामान जो है वो ले लेगा। बट इसकी कुछ लिमिटेशन थी। सबसे पहले लिमिटेशन थी, ये बहुत कॉम्प्लेक्स था और टाइम कंज्यूमिंग था। कैसे? आप सबको बताएं। अगर मान लो कोई जूता बनाने वाला है, उसके पास कोई गेहूं वाला चला गया, अब उसने मान लो गेहूं उससे ले लिया, एक बार हो गया, लेकिन सेकंड टाइम फिर से कोई गेहूं वाला है, उसने कहा भाई जूता चाहिए, मेरे से गेहूं ले लो। मेरे को चाहिए नहीं भाई गेहूं, मैं क्या करूंगा गेहूं का, आप कुछ और लेकर क्या हो, कहेगा मेरे पास गेहूं ही है। तो उस टाइम पे ये जो है वो नहीं हो सकता था, बहुत लिमिटेशन थी, बहुत कॉम्प्लेक्स था। अगर जूता खरीदना है तो पहले जूते वाले को ही ढूंढो, और उसको क्या चीज़ की ज़रूरत है पहले वो जा करके, तो बहुत लिमिटेशन थी। सेकंड थी एक्सप्रेशन ऑफ वैल्यू फॉर गुड। यानी कि वैल्यू, जो गुड की वैल्यू होती है वो किसी को नहीं पता थी। यानी कि अगर 100 जूता किसी को खरीदना है, उसने कहा कि 100 जूता दे दो, 1 लीटर तेल ले जाओ। अब सोचो जरा, जूते की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, आज के टाइम की बात करें भैया, ठीक है। तो 1 लीटर तेल के लिए वो 100 जूते को दे दिया, क्योंकि वैल्यू पता ही नहीं है क्या गुड की क्या है। अगर हीरा खरीदना है तो हीरे को ले करके कोई पन्ना दे देगा, बात खत्म। तो ये चीज़ थी कि वैल्यू नहीं पता थी किसी को भी गुड्स की। ये थी लिमिटेशन आपके बार्टर सिस्टम की। बट आज के टाइम पे जैसे आपके मनी की इंट्रोडक्शन हुई, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। मनी की इंट्रोडक्शन होने से हर एक जो गुड्स थी उनकी वैल्यूज़ को पता चली, और इस चैप्टर में हम इसी के बारे में कंप्लीट जानेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 5 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड, लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। थर्ड, सेक्टर ऑफ क्रेडिट। फोर्थ, सेल्फ हेल्प ग्रुप। और पांचवा, थोड़ा सा रिवाइज करते हुए इस चैप्टर को जो है वो एंड कर देंगे। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका मनी इज रेफर टू एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज इट सर्व एज एन इंटरमीडियरी इन द एक्सचेंज प्रोसेस। यानी कि मनी आपका रेफर करता है एक ऐसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज में कि मतलब ये मिडिल मैन बन जाता है। अगर किसी को जूता खरीदना है तो उसको इतने पैसे देने पड़ेंगे, अगर किसी को आटा खरीदना है तो इतने पैसे देने पड़ेंगे। एक्चुअल में कोई गुड्स की इसमें यहाँ पे लेन देन नहीं है कि आप मुझे आटा ला करके दो तभी मैं आपको जूता दूंगा, नहीं। अब एक ऐसा मुद्रा बन चुकी है, एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो हर जगह आपके अप्लाई होगी। चाहे आपका गोल्ड हो गया, चाहे आप फ़ोन खरीदने जा रहे हो, चाहे आप कुछ भी खरीदने जा रहे हो, तो मनी आपका एक ऐसा मिडल मैन का काम करने लगा जिसके द्वारा आप कोई भी चीज़ को जो है वो बाय कर सकते हो जो बिकने वाली है, ठीक है। इसके बाद अ पर्सन हु हैज़ मनी कैन रीडली स्वैप इट फॉर वट एवर कमोडिटी और सर्विस ही और शी डिज़ायर। यानी कि मनी से वो किसी भी चीज़ को खरीद सकता है और तुरंत खरीद सकता है अगर उसके पास मनी है, जो भी चीज़ आपकी बिकने को तैयार है और जो भी चीज़ वो इच्छा करता है और चाहता है, ठीक है। डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड, जैसे कि मैंने आपको बताया था, पहले के टाइम पे अगर किसी को सेल करना होता था, बाय करना होता था किसी भी कमोडिटी को, तो उसको जाना पड़ता था उस बंदे के पास और पूछना पड़ता था कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है। वो कह देता था हाँ, तो वो बेच लेता था। अगर नहीं कहता था तो उसको वेट करना पड़ता था या फिर किसी और बंदे के पास जाना पड़ता था, फिर उससे वो चीज़ ला करके उस बंदे को वो चीज़, बहुत कॉम्प्लेक्स थिंग थी, आप नहीं समझ पाओगे। इसको हम लोग कहते थे बार्टर सिस्टम। इसके बाद मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, इंडियंस यूटिलाइज वीट एंड लाइव स्टॉक एज अ करेंसी इन द पास्ट। यानी कि पहले के टाइम पे जब बार्टर सिस्टम को थोड़ा सा कैंसिल करा गया, तो इंडिया के जो लोग थे वो वीट को, गेहूं को और लाइव स्टॉक यानी कि पशु को, यानी कि एनिमल को दे करके करेंसी के यूज़ में यूज़ किया करते थे। बट उसके जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, मेटलिक कॉइन का ज़माना आ गया, जो कि बनते थे आपके गोल्ड और सिल्वर से या फिर कॉपर के कॉइन से, जिनको एक एक, जैसे मान लो गोल्ड का है 1000 रुपये, सिल्वर का है 500 रुपये, कॉपर का है 10 रुपये। इस तरीके से आपका डिवाइड कर दिया गया जब मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो आपका मनी बना, लेकिन वो अलग टाइप का था। बट उसके बाद जैसे आपकी 20वीं सेंचुरी कंप्लीट हुई, आपकी करेंसी को पेपर की फॉर्म में और कॉइन्स की फॉर्म में, जो कि सस्ते मेटल से बन जाती है, जिसकी ज़्यादा अमाउंट नहीं होता, उससे आपके बनने जब वो स्टार्ट हो गए, और आज के टाइम की यही आपके फॉर्म ऑफ मनी है। द करंट काइंड ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट आर इन एक्सट्रिकेबली रिलेटेड टू द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम ऑपरेशन। यानी कि बताया गया कि आज के टाइम के जो करेंसी और डिपॉजिट है वो
मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम को दर्शाती है। करेंसी, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट इशू करेंसी नोट्स, यानी कि जो आपकी करेंसी है वो सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही निकाल सकती है, ना ही कोई पर्सन, ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन, किसी को परमिट नहीं है, किसी भी बंदे को परमिट नहीं है, चाहे वो कितने बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, कि वो करेंसी को जो है वो छाप सके। इसके बाद डिपॉजिट इन बैंक, लोगों के पास जो एक्स्ट्रा मनी बच जाती थी, इसके अंदर लिखा है, मैं आपको समझाते चलता हूँ, जो एक्स्ट्रा मनी बच जाती थी उसको कहीं ना कहीं रखने के लिए उनको डर रहता था कि चोर आकर के चोरी कर लेगा, तो उन्होंने क्या किया, बैंक को ओपन करवाया और उन्हीं के नाम से जब बैंक अकाउंट खुलने लगा उसके अंदर उन्होंने पैसे जमा करना शुरू कर दिए। जब वो चाहेंगे तब निकाल सकते हैं, बट उनका जो पैसा है वो बैंक के अंदर बिल्कुल जो वो सेफ रहेगा। बट पेमेंट करने के लिए आज के टाइम पे हम देखो, आज के टाइम पे तो ऑनलाइन आ चुका है, लेकिन जब इस चीज़ को निकाला गया था, इस बुक को लिखा गया था, उस टाइम पे चेक का सबसे ज़्यादा यूज़ था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक को हम लोग आज के टाइम पे कैश के फॉर्म में जो है वो यूज़ करते हैं। कैसे? ये एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी होती है कि मैं जो भी बंदा हूँ, मैं ये साइन करके और इतने मनी लिख रहा हूँ इस बंदे के नाम, कि मैं इस बंदे को इतना पैसा देना चाहता हूँ। अब इस चेक को लेकर के वो बैंक में जाएगा, देगा, और बैंक वाला जो है वो उसका चेक पास करेगा कि देखेगा उसके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, और फिर जो है उस बंदे को पैसा दे देगा जिस बंदे का नाम चेक के अंदर लिखा होगा। इसके बाद लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, बैंक्स ओनली होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट इन कैश ऑन हैंड इन इंडिया, यानी कि आज के टाइम पे जो आपका बैंक है वो बहुत ही कम अमाउंट का जो डिपॉजिट है वो अपने हैंड के अंदर संभाल कर रखता है। कैसे? क्योंकि बैंक नाउ मेंटेन अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ देयर डिपॉजिट इन कैश, 15% वो अपने पास डिपॉजिट कैश की फॉर्म में जब वो रखता है कि अगर कोई बंदा पैसा निकालना है तो हम उसको डायरेक्ट जो पैसा दे सके। दिस इज रिटेन्ड एज अ रिजर्व टू पे डिपॉजिटर हु कैन, मतलब यही चीज़ मैंने आपको बता दी कि जो भी पैसा निकालना है उसको हम चाहे वो विदड्रॉ करके मनी दे सके। द मेजॉरिटी ऑफ डिपॉजिट आर यूज टू एक्सटेंड लोन्स बाय बैंक्स, यानी कि जो आपका 15% तो कैश के लिए रख लिया उन्होंने, अब इसके बाद जो आपका पैसा बचा वो पैसा कहाँ गया? वो 85% पैसा आपका जाता है लोन की फॉर्म में दूसरों को देने में, क्योंकि जब तक वो लोन नहीं देंगे आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकते। अगर वो आपको लोन नहीं देंगे तो वो खुद भी नहीं कमा सकते। जैसे मान लो उनको अगर बैंक चलाने के लिए एम्प्लॉयमेंट रखनी पड़ती तो वो सब जो है वो नहीं कर पाएंगे अगर यहाँ पर लोन अगर वो ना बांटे आपके ही पैसों से। बैंक मेजर सोर्स ऑफ इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट दे चार्ज बोरोज एंड व्हाट दे पे डिपॉजिटर। बैंक की मेजर सोर्स ऑफ इनकम यही है कि वो कितना चार्ज करता है हम लोगों से, जैसे 20-20 रुपये काट लिए, 500 रुपये काट लिए, उसके बाद क्या बोरो करता है, क्या लेता है और क्या जो है वो डिपॉजिटर को देता है, यही जो है वो सारे की सारी उसकी मेजर सोर्स ऑफ इनकम है। इसके बाद टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, अब क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन। अब लोन की भी यहाँ पे दो सिचुएशन होती है। अ क्रेडिट लोन अरेंजमेंट इज वन विच द लेंडर प्रोवाइड मनी, प्रोडक्ट और सर्विस टू द बोरोवर इन एक्सचेंज ऑफ द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट, यानी कि जो लेंडर है, यानी कि जो उधार मांगने वाला, उधारी मांगने वाले, जैसे क्या मुझे दे दो इतनी चीज़ें, वो बंदा जो है मनी मांगता है या फिर कोई प्रोडक्ट मांगता है या फिर कोई सर्विस मांगता है, किसकी फॉर्म में? कि आगे चल के वो इस चीज़ की पेमेंट जो वो कर देगा, उसको हम लोग कहते हैं आपका लेंडर। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना। देयर आर टू टाइप ऑफ क्रेडिट सिचुएशन, दो टाइप की क्रेडिट सिचुएशन होती है। वन इज वेयर यू हैव अ लॉट ऑफ मनी, जहाँ पर बहुत सारे पैसे आपके जो है वो आपके पास आ जाते हैं तब आप पेमेंट करते हो, एंड अदर इज जिसके पास पैसे जो है वो नहीं बचते। कैसे? यहाँ पे लिखाया गया, इन द फर्स्ट सिनेरियो अ पर्सन बोरो मनी फॉर प्रोडक्शन पर्पस विद द प्रॉमिस ऑफ रीपेइंग द लोन एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन द वर्क इज अकम्प्लिश्ड, यानी कि एक बंदा अगर पैसा बोरो कर रहा है, कैसे? कि मेरा प्रोडक्शन का पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा, जो मैंने काम बांध रखा है, मेरा सब सामान बिका के जब खत्म हो जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, मैं आपको ला करके जो वो पैसा पेमेंट कर दूंगा, जिसमें उसका बिग प्रॉफिट होता है और वो अच्छा खासा जो है वो लोन को पे कर पाता है। इसके अंदर द पर्सन इज इन बेटर पोजीशन के अंदर होगा क्योंकि उसने तो काम कंप्लीट होने के बाद पैसा दिया। बट सेकंड सिनेरियो है जहाँ पर बंदा बोरो तो कर लेता है लेकिन वो कहता है कि जैसे मेरा बनाने का सामान जैसे कंप्लीट हो जाए। मान लो कोई बंदा चिप्स बनाने की फैक्ट्री खोल रहा है, उसने चिप्स को बना लिया, अब चिप्स बिके ना बिके उससे कोई लेना देना नहीं है, एट द एंड ऑफ द ईयर तुम पैसा दे देना मुझे। इसके अंदर बंदे की सिचुएशन जो है वो वर्स्ट हो जाती है। इसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट, every loan arrangement stipulates an interest rate that must be paid to the lender in addition to the principal repayment, यानी कि एवरी लोन के एग्रीमेंट के अंदर एक इंटरेस्ट जुड़ा होता है, बिना इंटरेस्ट के कोई लोन नहीं दिया जाता, जो बहुत खास है तब जो है सिचुएशन बदल जाती है, वरना बैंक से कोई बिना इंटरेस्ट रेट के आपको जो है वो नहीं मिलता, जिसकी अवज में आपको जो है वो कुछ पैसा दिया जाता है। लेंडर आल्सो वांट कोलेटरल सिक्योरिटी इन एक्सचेंज फॉर लोन्स, यानी कि कोलेटरल का मतलब होता है कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहिए भैया। अगर आप मुझसे 10 लाख रुपए ले रहे हो तो आप मुझे 10 लाख का गहना भी रख के चल जाओ,
या अपने घर का कागजात दे दो, हम बेचेंगे नहीं, लेकिन अगर आपकी तरफ से नहीं है तो हम उसको बेच करके अपनी पेमेंट जो है वो निकालेंगे, ज़रूर निकालेंगे। कोलेट्रल इज एन एसेट दैट अ बोरो होल्ड सच एस लैंड, अ बिल्डिंग, अ व्हीकल। यही चीज़ बताया गया है कि क्या क्या चीज़ जो है वो गिरवी रख लेते हैं, लैंड रख सकते हैं, बिल्डिंग रख लेते हैं, व्हीकल रख लेते हैं, लाइव स्टॉक, बैंक सेविंग और बहुत सारी चीज़ें जो है वो गारंटी की फॉर्म में जो है वो रख लेते हैं। अगर बोरोवर फेल हो जाता है पे करने में लोन को, तो वो उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उनके पास वो राइट्स होते हैं। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट इंक्लूड द इंटरेस्ट रेट। क्रेडिट के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट भी इंक्लूड होता है। कोलेटरल डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैंक की फॉर्म में। और एज वेल एज द फॉर्म ऑफ रीपेमेंट, इट वेरी डिपेंड ऑन द लेंडर बोरोअर्स पर्सनालिटी। वही चीज़ है कि जो लेने वाला उधार उसकी पर्सनालिटी का, जैसे विजय माल्या, उसको हम लोग 10,000 करोड़ का लोन दे सकते हैं, बट अगर कोई किसान है उसको नहीं दे सकते। तो ये एक पर्सनालिटी को भी दिखाता है कि पेमेंट नहीं हो हम निकाल लेंगे कहीं से, लेकिन ये एक पर्सनालिटी जो है वो बैंक वाले अपनी छांटते हैं, शाहरुख खान वाली, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया, इसके बारे में बता दूं आपको कंप्लीट, पहले सुनो। Credit that is both cheap and accessible is critical for the country's prosperity. The numerous form of loan can be divided in the following categories. यानी कि आपका जो लोन है वो कहीं कहीं आपको चीप में, कहीं कहीं आपको एक्सेसिबल हर जगह हो जाता है, बट दो कंडीशन होती है। एक है आपका फॉर्मल सेक्टर लोन, एक है आपका इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में आप लोन लेते हो आरबीआई की गाइडलाइंस में, किसी बैंक से, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, जहां पर आपका आरबीआई पूरी की पूरी जो है वो सिचुएशन देखती है, आपका इंटरेस्ट रेट कितना होगा और सारी चीज़ों को जो है वो नज़र रखती है। बट इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर आप लोन लेते हो अपने किसी भी मनी लेंडर से, जो उधार देने वाला उस बंदे से ले लेते हो, रोड पे ट्रेडर से ले सकते हो, एम्प्लॉयर से ले सकते हो, अपने दोस्त से लेते हो, अपने फैमिली वालों से लेते हो, जहाँ पर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। वो आपको जब चाहे मार पीट के निकाल सकता है पैसा, अगर वो निकालना चाहे, क्योंकि यहाँ पर कोई बैंक वाला कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है कोर्ट में कुछ कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते हो। इसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, यहीं पर आपको वही चीज़ समझाई गई है। द आरबीआई ओवरसी द ऑपरेशन ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन विच इंक्लूड बैंक एंड कॉर्पोरेट टू एंश्योर द बैंक मेंटेन अ मिनिमम कैश बैलेंस एंड द लोन आर गिवन टू द जस्ट प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। यानी कि वही चीज़ बताया गया है कि फॉर्मल क्रेडिट में कहा जाता है, आरबीआई जो है वो गाइडलाइन देता है कि आप अपने पास पहले इनफ कैश रख लो। इनफ कैश रखने के बाद जो प्रॉफिट करने वाले बिजनेसेस हैं, अगर उनको कोई चाहिए पैसा तो आप उनको ला करके दो, क्योंकि वो इंटरेस्ट की फॉर्म में आपको पैसा वापस करेंगे, जैसे कि विजय माल्या। बट आल्सो टू स्मॉल ग्रो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ये चीज़ आपको जब वो बताई गई है। बट इनफॉर्मल क्रेडिट के अंदर मनी लेंडर, जो आप देखते होगे ना कि यार कर्जा चाहिए भैया, हम जानते हैं वो मोनू सिंह है ना, मोनू सिंह, वो देता है पैसा। तो वही मनी लेंडर जो है वो उनके पास आता है, ट्रेडर के पास आता है, एम्प्लॉयर, रिलेटिव, फ्रेंड, ये उसके कुछ एग्जांपल है जहाँ पर आपके क्या वो आपसे चार्ज करेंगे इंटरेस्ट रेट, इसके बारे में कुछ नहीं पता होता, कितना भी चार्ज कर सकते हैं। हो सकता है कि बैंक वाले अगर 10% ले रहे हैं, वो आपसे कहें कि हमें 80% चाहिए, अगर आपको चाहिए तो दो वरना मत दो। ये चीज़ जो है वो इनफॉर्मल क्रेडिट के अंदर सबसे खराब होती है। इसके बाद सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, यानी कि गरीब लोगों के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो निकाला गया। कैसे? पुअर हाउस होल्ड टू कंटिन्यू रिलाई ऑन इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फॉर द, यहाँ पे फॉलोइंग रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि जो गरीब लोग हैं उनको जब कहीं से लोन वोन नहीं मिलता, तो उन्होंने कुछ यहाँ पे अपने लिए फाइनेंस जुटाने के लिए, अपने लिए लोन जुटाने के लिए कुछ तरीका निकाला। क्या निकाला? इन रूरल इंडिया, यानी कि गांव एरिया में बैंक अवेलेबल नहीं होते, इवन इफ़ बैंक प्रेजेंट होते हैं तो बैंक से लोन निकालना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। डॉक्यूमेंटेशन और कोलेट्रल वो लोग मांगते हैं कि हमें कुछ ना कुछ गिरवी रखने के लिए दो। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्होंने खुद तैयार किया, SHGS इसको कहा जाता है। ये एक स्मॉल ग्रुप है कुछ गरीब लोगों के द्वारा जो बनाया जाता है, पुअर लोगों के द्वारा, जो एंकरेज करता है मेंबर्स को कि हम कुछ अमाउंट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, 15 से 20 मेंबर मिल करके। यानी कि अगर 20 मेंबर हैं, अगर सबने कहा कि हम अपने अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है बट हम फिर भी इंक्लूड कर रहे हैं, हर बंदा 10-10 हज़ार रुपये जो है इसके अंदर डाल देगा। इससे क्या हुआ, 20 बंदे थे तो आपका 2 लाख रुपये इकट्ठा हो गए। अब 2 लाख रुपये पड़े रहेंगे। जब किसी बंदे को जैसे बेटी की शादी करनी है, अगर चाहिए तो वो कोई बैंक के पास नहीं जाएगा, वो अपने मेंबर्स के पास जाएगा, वो कहेगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, और जितना वो लोग समझेंगे, जिस हिसाब से समझेंगे, वो उसको उतना पैसा जो है वो दे देंगे। ठीक है। एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके क्या क्या एडवांटेज है? इट असिस्ट बोरोअर्स लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। बैंक्स ओनली होल्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट इन कैश ऑन हैंड इन इंडिया।